बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िल्लुमा और मैं हूं एहसान राणा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दिया है कि इन्हें किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा, वो इसके लिए चाहे धरने दें या जलसे करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों की मुस्बत और तामीराती सरगर्मियां बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि रवां हफ्ते टाइगर फोर्स के कन्वेंशन में नौजवानों से खिताब करूंगा। चाहता हूं नौजवान तामीरी सरगर्मियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। पहले दिन ही कह दिया था कि लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये अब जलसे करें या धरने दें, उन्हें एनआरओ नहीं मिलना। अब आपको अपडेट करें, गुजरांवाला में पीडीएम को जलसे की इजाजत ना मिल सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला डीसी ऑफिस पहुंच गए, एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान ही इंतजामी अफसरान चकमा देकर ऑफिस से चले गए, जबकि दूसरी जानिब गुजरांवाला के तमाम रास्तों को बंद करने के लिए कंटेनर भी मंगवा लिए गए हैं, जबकि शहर भर में लगे बैनर्स उतार दिए गए और बोर्डिंग्स भी उतारे गए हैं। इतलापुर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ मौके पर पहुंचे और इंतजामिया से बातचीत की। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के मुताबिक कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने लिस्टें भी बना रखी हैं। फहरिस्त में अरकान पार्लियामेंट के नाम भी शामिल हैं। 16 अक्टूबर को जलसे के हवाले से होने वाली कॉर्नर मीटिंग्स के शुरका के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मुकदमात कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज करने के लिए बनाए गए हैं। बात करते हैं गुजरांवाला से जाहिद महमूद राना से, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी जाहिद, बताइएगा गिरफ्तारी के बारे में, बताइएगा पीडीएम के जलसे के बारे में। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से पीपल पार्टी के सऊदार के घर इंतजामिया ने छापा मारकर कमर जमान कहरा और राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उस पर छापा मारा और 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। और ये मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग को ऊपर छापे मारे गए हैं और इसमें एमएनए अदकीम नारा, साबका एमएनए मुदस्सर नारा, अरफान बशीर गुज्जर समेत 162 अफराद को गिरफ्तार उनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आई, लेकिन इंतजामिया ने शहर के दोनों इतराफ कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है। और एसओपी और दूसरी आज गुजरांवाला के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि अगर अगले 48 घंटों में हमें बताया ना गया तो हम ये जीटी रोड पर जलसा करेंगे और जो इसकी जिम्मेदारी होगी वो इंतजामिया पर होगी। दूसरी जानब जिली इंतजामिया ने महकमा पुलिस की हिदायत जारी कर रखी है कि वो अख्तियाती तौर पर खारजी रास्तों को बंद करने के लिए कंटेनर जमा करें और दर्जनों कंटेनरों ने जमा कर लिए हुए हैं। और साथ ही जो बैनर वगैरह अवेजा किए गए हैं उनको भी जिली इंतजामिया ने उतार लिया है और मशीनरी पिछले कई दिनों से मुतहरक है। पीडीएम और जिली इंतजामिया के माबैन आंख मचोली का खेल जारी है। रात की तरीकी में पीडीएम की जानब से बोर्ड लगाए जाते हैं, जबकि दिन की रोशनी में जिली इंतजामिया की जानब से मेन शहरों और नुमाया मकामात पर अवेजा बोर्ड बैनर उतार दिए जाते हैं। अभी तक अपोजिशन की जनाब और स्टेडियम इजाजत नहीं मिली। अपोजिशन का कहना है कि हम जाहिद महमूद राना, ये बताइएगा कि इंतजामिया की तरफ से कौन सी शाहराहें बंद की गई हैं कंटेनर लगाकर? ये मेन जीटी रोड जो लाहौर से आ रहा है उसको बंद किया गया है और दूसरी जानब जो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी तो आ रहे हैं इस्लामाबाद की साइड से, वहाँ पिंडी बाईपास रोड को मेन जीटी रोड है, वहाँ से भी इसको बंद कर दिया गया है। जाहिद महमूद, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक तरफ तो कहा जाता है कि हुकूमत की जानिब से तनकीद का मुकम्मल तौर पर इख्तियार है, लेकिन दूसरी जानिब ये कंटेनर्स भी रखे जा रहे हैं, तो ये भी बताइएगा कि कितने बैनर्स हैं और होर्डिंग्स हैं जो वो भी उतार लिए गए हों? ये शहर के चारों इतराफ लगे हुए थे, सड़कों पर बैनर अवेजा थे जिनको उतार लिया गया है। शहर के दाहरी रास्तों में ये लगे हुए थे और इंतजामिया ने आज सुबह से ही
کل جو وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے بعد جو پی ڈی ایم تھے وہ مطمئن تھے کہ اب ان کے بینر وغیرہ نہیں اتارے جائیں گے، لیکن گزشتہ رات کو ہی یہ سب صبح سے لے کر اب تک چاروں طرف سے بینر اتار لیے گئے ہیں، اور جہاں بھی کارنر میٹنگ ہے وہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کارکنوں کو تتر بتر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں تو نہیں آئی، لیکن کارنر میٹنگ پر سخت پابندی لگائی گئی ظاہر ہے۔ محمود، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ کنٹینرز لگا کر راستے روک دیے گئے ہیں، تو یہ راستے جو روکے گئے ہیں وہ ریلی اور جلسہ گاہ کے لیے ہی روکے گئے ہیں یا عام شہری کے لیے بھی وہ راستے بند ہیں؟ جی بالکل، جس طرح کے پی ڈی ایم نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم جی ٹی روڈ پر ہی جلسہ کر دیں گے، تو ظاہری طور پر یہ عام جو ٹریفک ہے اس کو تو نہیں بند کیا گیا، لیکن ان کو چیک کیا جا رہا ہے، چاروں اطراف سے جو راستے آتے ہیں چیک کر کے ہی اندر فیملی کو تو آنے دیا جا رہا ہے، لیکن دوسرے لوگ جو گاڑیوں میں زیادہ ہیں افراد کو روکا جا رہا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ جو وہ مطمئن ہوتے ہیں تو جانے دیا جا رہا ہے، بقایا سب کو روکا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں تو ٹریفک کی روانی کی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی یہ چاروں طرف جو کنٹینر لگا دیے گئے ہیں تو انہوں نے چیک کر کے اس کو جو ہے متبادل راستے دیے ہیں، جو دور سے آنا پڑتا ہے، لیکن لوگ جو شہری ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کے لیے متبادل راستہ چیک کر کے آنے دیا جا رہا ہے چاروں طرف سے۔ بہت شکریہ زاہد محمود، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے گجرانوالہ سے، جہاں پر آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے کنٹینرز لگا کر راستے روک دیے گئے ہیں تاکہ اس طرح کی رکاوٹیں اور بھی کھڑی کرتے رہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف خود لندن میں ہیں اور لوگوں کو باہر نکلنے کا کہتے ہیں، انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں، اب ان کی پاکستانی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرا کرتی، کارکنوں کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، اپوزیشن کا نشانہ فوج، عدلیہ اور نیب ہے، 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا جبکہ 20 فروری تک صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ 2 دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ سارے پاکستان سے یہ کتنے لوگوں کو اکٹھے کر سکتے ہیں، اور سارے پاکستان میں مجمع تو سارا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، یہ سارے جمعے جنج کے ساتھ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ میں تیار نہیں تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ چوک میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میں عمران خان کا مخالف ہوں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں عمران خان کا نہیں، عمران خان کو لانے والوں کا مخالف ہوں۔ جو کرنا ہے آپ نے کر لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ساری زندگی یہ یاد رکھنا، اب نون لیگ کی پاکستان میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ انہوں نے سیاست کو بھی بزنس بنایا۔ کورٹ کو جمہوریت میں سب سے زیادہ عزت ہوتی ہے، کورٹ جو ہے وہ جمہوریت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور کئی بار ان کورٹوں نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ کیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو جی حضوری یا غلط قسم کا وزیر ہوتا ہے۔ ہمارے مسائل ہیں جی، غربت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی میں عمران خان انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں کنٹرول کرے گا۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تحریک چل پڑی، 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں عوام کا سمندر ہوگا، حکمران دسمبر نہیں دیکھ پائیں گے، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، دھاندلی کی نہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے تحریک اب حکومت کے خاتمے پر ہی رکے گی، عوام ان حکمرانوں کو نہیں مانتے، خطے میں تنہائی کا شکار ہیں، ان حکمرانوں کی کرسی کی کوئی اہمیت نہیں، ہمیں تر نوالا نہ سمجھا جائے بلکہ لوہے کے چنے ثابت ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، انگریز کے خلاف جدوجہد کی، حکمرانوں کے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا، غریب کا جینا دوبھر ہو چکا ہے، لوگ اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان صاحب ووٹ کو عزت دو، تحریک کو کنٹینر سے روکا نہیں جا سکتا، 16 اکتوبر کو جلسہ تو ضرور ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا جتنے چاہیں کنٹینر گردی کر لیں، پولیس گردی کریں، گجرانوالہ میں جلسہ تو ہوگا، گرفتاریاں کریں یا کنٹینر کے پیچھے چھپ جائیں، بجلی، گیس، آٹا، چینی، ادویات کی قیمتوں سے ستائے عوام کنٹینر نہیں روک سکتے، عمران صاحب گھر جانے کی تیاری کریں۔
آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں بینرز اتارنے اور پکڑ دھکڑ کا کوئی فائدہ نہیں، قافلے نہیں رکیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا غداری کے مقدمے اصل میں غداری کے تغمے ہیں، ہر آمرانہ دور میں یہی کچھ ہوا۔ گجرانوالہ جلسہ پی ڈی ایم کا رخ کے تعین کرے گی، انہوں نے مزید اور کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ 16 تاریخ کو منعقد ہونے والا پی ڈی ایم کا جلسہ انشاءاللہ تاریخ ساز ہوگا اور اس کے لیے 11 جماعتی اتحاد نے بڑی تیاریاں کی ہیں۔ جلسے کی میزبانی پی ایم ایل این کے ذمے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جوش و خروش ہے گجرانوالہ میں بھی، اس کے گرد و نواح میں بھی، اور باقی جو قریبی شہر ہیں وہاں سے بھی لوگوں کے قافلے ڈیفینیٹلی وہاں جائیں گے۔ جو گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے کہ وہاں پہ کارنر میٹنگز کو روک رہے ہیں، لوگوں کو پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، بینرز اتارتے ہیں، ہورڈنگز اتارتے ہیں، یہ ہتھ کنڈے جو ہیں اس دور میں یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو حکومت بھی یہ کرتی ہے اس کے لیے یہ باعث شرمندگی بنتی ہیں چیزیں۔ نہ جلسہ رکے گا، نہ انشاءاللہ قافلے رکیں گے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے اور اپوزیشن کا لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کا کوئی ایجنڈا ہے نہ ارادہ ہے۔ ایک جلسہ ہے، بات جا کے قائدین نے بات کرنی ہے، لوگوں نے اسے سننا ہے، اپنا موقف پیش کرنا ہے، اس میں کون سا غیر قانونی کام ہے؟ اور اب تک جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ بھی روایتی ہتھ کنڈا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کریک ڈاؤن ہوگا، پکڑیں گے، کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کریک ڈاؤن کریں گے تو یہ اس کا امپیکٹ گجرانوالہ کے جلسہ سے 10 ٹائم زیادہ ہوگا۔ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہوں گے، آخر تجربہ کار لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ چل رہی ہے یہ جو شرارتیں ہیں گورنمنٹ کی، لیکن اس کا گورنمنٹ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور 16 اکتوبر کا جلسہ پی ڈی ایم کی تحریک کی ٹون سیٹ کرے گا اور اس کے بعد جو کراچی کا جلسہ ہے 18 اکتوبر کا، وہ بھی یقینی طور پہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کہتے ہیں 48 گھنٹے رہ گئے مگر پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، اجازت نہ ملی تو 16 اکتوبر کو جلسہ جی ٹی روڈ پر ہی ہوگا۔ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خرم دستگیر نے کہا کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے، یہ جلسہ نہیں رکے گا۔ مزید انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ اس وقت تک جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں گجرانوالہ کی ضلعی انتظامیہ نے ہمیں جناح اسٹیڈیم کی اجازت نہیں دی۔ اب 48 گھنٹے سے بھی کم رہ گئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس جلسے کو، جو کہ ایک سیاسی جلسہ ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، خود حکومت کی یہ ہمیں اسٹریٹجی لگ رہی ہے کہ وہ اسے ایک احتجاجی ریلی میں بدلنا چاہتے ہیں اور جب بھی لہروں کو روکا جاتا ہے وہ سیلاب بنتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے ٹھیک 2 دن بعد گجرانوالہ کے چاروں اطراف سے اور گجرانوالہ کے اندر سے یہ سیلاب اٹھے گا اور اگر ہمیں پرامن طریقے سے اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے دیا جاتا تو وہ ایک منظم طریقے سے اپنی سیاسی جو رائے ہے، پاکستان کے عوام کی چیخیں جو مہنگائی سے نکلی ہیں، جو کشمیریوں کی چیخیں نکل رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اسے ایک منظم طریقے سے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پرامن جلسہ اپوزیشن کا حق ہے، گلو بٹ بننے کی جس نے بھی کوشش کی اس سے نمٹ لیں گے۔ عوام کو گمراہ کرنا چھوڑیں، سچ کا سامنا کریں۔ شہباز گل نے ایک بیان میں کہا مریم اورنگزیب روز صبح کا آغاز نئے جھوٹ سے کرتی ہے، آج کا تازہ جھوٹ یہ ہے کہ انہیں جلسے سے روکا جا رہا ہے۔ اقتدار سے دوری کا رونا دھونا 2 سال سے جاری ہے، مسائل کے نام پر نکلنے والوں کی نظر ذاتی ریلیف پر ہے۔ مولانا اور زرداری کی سرپرستی میں کرپٹ ٹولے کی حکومت کو دھمکانے کی اوقات نہیں، جلسے کریں یا نعرے ماریں احتساب ہوگا۔ وفاقی وزراء کہتے ہیں حکومت مہنگائی کے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم ہر اجلاس میں آٹے اور چینی کی صورتحال معلوم کرتے ہیں۔ ملک میں 50 لاکھ ٹن گندم موجود ہے۔
चंद रोज के दौरान 1 से 2 लाख टन चीनी भी पहुंच जाएगी। कीमतों में भी वाज़े कमी होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जखीरा अंदोजों को पैगाम देता हूं कि मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। पंजाब हुकूमत ने योमिया 2000 टन इजाफी गंदम जारी करने का फैसला किया है। अगले चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में बेहतरी आएगी। हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत ने चीनी के मसनूई बहरान को बड़े मौसर अंदाज में हल किया। मुनासिब दामों पर 1.5 लाख टन चीनी दरामद कर ली गई है। दरामदी चीनी को कंट्रोल रेट पर मार्केट में बेचा जाएगा। पंजाब में बर वक्त क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को योमिया 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहती हैं कराची के हुकूक पर डाका डाला गया। कराची में लूट मार का हम एहतसाब करेंगे। कौम को टाइगर फोर्स की नहीं आटा चीनी की जरूरत है। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा, सूबाई और वफाकी हुकूमतें आज तक कराची से कचरा नहीं उठा सकी। कराची में अमन से पूरा पाकिस्तान खुशहाल होता है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में और मुल्क के तमाम बड़े शहरों में कराची के साथ यकजहती के तौर पर जलसे जुलूस हो रहे हैं और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इस्लामाबाद में आज की इस जलसे का इनेकाद करके कराची के शहरियों को पैगाम दिया है कि हुकूक के हुसूल की इस जंग में, इंसाफ के हुसूल की इस जंग में, इज्जत और हक के हुसूल की इस जंग में आप लोग अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाइयों, आज का ये जलसा हम ऐसे माहौल में कर रहे हैं कि खुद इस्लामाबाद में लोग महसूर हो रहे हैं। चारों तरफ कंटेनर्स हैं और आना मुश्किल हो गया है। मैं एक बार फिर आगाह करना चाहता हूं कि वफाकी हुकूमत का यह तर्ज अमल इस्लामाबाद के लोगों को कंटेनर्स में बंद करना, रास्तों को बंद करना, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है, ये आईन के भी खिलाफ वर्जी है, ये जमहूरियत भी नहीं है और ये आज के मुहज्जम इंसानी दुनिया का कल्चर भी नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात के हक में इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना दे दिया। तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी की। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, लेडी हेल्थ वर्कर्स और मुख्तलिफ यूनियंस ने तनख्वाहों में इजाफी, सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली और दीगर मुतालिबात के हक में इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना दिया। मुजाहिरीन एहतजाज के लिए पार्लियामेंट हाउस जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें डी चौक पर रोकने की कोशिश की, ताहम मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। एहतजाजी मुजाहरे में खातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन ने मुतालिबात पूरे होने तक डी चौक पर धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि IMF के इस घिनौने जुर्म से हमें बचाया जाए, हमारी पेंशनें कम ना की जाएं और ये जो दिसंबर में आ रहा है इंक्रीमेंट वो हमें दिए जाएं और जुलाई में जो हमें इंक्रीमेंट नहीं दी गई, जो हमारी पेंशन नहीं बढ़ाई गई, वो बढ़ाई जाए। हमें मजबूर किया जा रहा है, हम अदालतों के धक्के खा रहे हैं और हमें ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दी जा रही। उसके साथ साथ गवर्नमेंट वक्त ने जो है वो इसको पेंशन को कम करने की जो है मंजूरी दी हुई है, हम उसे कहते हैं फिलफोर मनसूख किया जाए और हमारी पेंशन में इजाफा किया जाए। मौजूदा हालातों में महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई के अलावा भी हमारे मुतालबे हैं। साबिका गवर्नमेंट ने डबल हमारे लिए ओल्ड एज बेनिफिट की उम्र 85 साल की हुई थी। आपके विसातत से मैं कह दूंगा कि पाकिस्तान में 85 साल का तो आदमी नहीं है। इदारों से मुलाजमीन को भेजा निकाला जा रहा है, कोई तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में महंगाई का जो रेशो है वो आप भी बता रहे हैं। इन्होंने मीडिया पे कदगन लगाई, इन्होंने इदारों पे कदगन लगाई। 1 करोड़ नौकरी का वादा लेके ये आए थे।
आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब होकर एक और सिफारती कामयाबी हासिल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए और 191 में से 169 वोट हासिल किए। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजनल में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फॉर्म्स पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए आवाज़ बुलंद की है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन बनना बड़ी कामयाबी है। इंसानी हकूक़ काउंसिल में कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। भारत UN सलामती काउंसिल की करारदादों का पाबंद है। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान कश्मीर पर गैर कानूनी काबिज भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बिला खौफ बेनकाब करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के लिए पाकिस्तान के मजीद 3 बरस के लिए इंतखाबात पर निहायत शाद हूँ। इस बड़ी सिफारतकामी कामयाबी पर दफ्तर खारजा और बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तान के सिफारती मिशन की किरदार को भी सराहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, बर्दाश्त के फरोग और तामीरी सरगर्मियों को अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाते हुए हम सब के लिए इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म किए हुए हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतराम, बाहमी हिमायत में भी हमारा मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान इत्तेफ़ाक़ राय के हवाले से अपनी काविशें जारी रखेगा। बाजोड़ में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के फायरिंग से पाक फौज का हवलदार शहीद हो गया, एक जवान जख्मी भी हुआ। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने बाजोड़ के इलाके में फायरिंग की। पाक फौज और पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर हवालदार तनवीर जामे शहादत नोश कर गया। एक जवान जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया, बैनुल अक़वामी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला जीत लिया। ISPR के मुताबिक आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला बरतानिया के रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट रस्ट में हुए। पाक फौज ने मद्दे मुकाबले टीमों को शिकस्त देकर तीसरी बार फेस ट्रैकिंग मुकाबले में फतेह हासिल की। अब आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही की गिरफ्तारी मुअम्मा बन गई। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के दावों की मुलजिम के बाप ने नफी कर दी। पुलिस अफसरान आबिद मल्ही की पहले फैसलाबाद से गिरफ्तारी का कहते रहे, फिर बयानात मांगा मंडी से गिरफ्तारी के भी आए। हकाइक क्या है ये बता रहे हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे शेराज निसार, जिन्होंने मांगा मंडी में मुलजिम आबिद मल्ही के वालिद से मुलाकात की और गिरफ्तारी के तमाम मुहर्रिकात भी पूछे। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब जिनका ये कहना है कि मुलज़िम आबिद जो है वो उसको फैसलाबाद से पकड़ा गया है, जबकि हम मांगा मंडी में मौजूद हैं और उसके वालिदैन वो कपड़े भी दिखा रहे हैं जो आबिद के फटे हुए कपड़े, और वो यहाँ पहुँचकर उसने बदले और कपड़े तब्दील करने के बाद ये फटे हुए कपड़े यहीं पर उसने जो है अपने वालिदैन को दे दिए। उसके बाद कपड़े तब्दील करने के बाद जो है खालिद भट्ट जो स्कीम के मालिक हैं उसकी गाड़ी में बैठ कर जो है वो पुलिस नफरी के साथ जो है वो CE मॉडल टाउन जो है उसको पहुँचाया गया। हम मजीद भी उसके वालिद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सामने जब पुलिस ने उस पर फायरिंग की है तो फिर आपने कैसे उसको रोका? उसको मैं रोका, मैं क्या, मैं मेरी तमाद ते मेरा बेटा है, मैं अपनी तमाद ते दे रहा, इन्हें मारना नहीं है। उन्हें फिर दूसरे फैर मारने की कोशिश की, उन्हें फैर नहीं लगा, मैं उहदे गल पै गया। मैं मेरे अगे तुसीं फड़ नहीं सके, तुहाडे कोलों भज जांदा रहा, तुहाडी जरूरत नहीं पई उन्हें फड़न दी, तो मैं जो तमाद च लैंदा तो तुसीं बड़े शेर बन गए हो। खबरदार है नेड़े गए, बच्चा मेरा है, मेरा खून है, मेरे कहने ते आया, मैं उन्हें पेश करा। आबिद ने जो वाकया किया है, जो मोटरवे सानिया हुआ है, उसमें वो मुलजम है, नामजद मुलजम है, आप उस बारे में क्या कहते हैं? सर, जब वो मौके मुलजम होया, वकूआ होया ना, सानू कोने वो किलेस्तार शाह रहता है, मैं इधर रहता हूँ। वो कब से किलेस्तार शाह रहता है? वो 4 साल हो गए। वो अपने बीवी बच्चों के साथ? अपने बीवी बच्चों के साथ उन्हें अपनी जगह बनाई किश्तां ते लेके। वो क्या काम करता था पहले? पहले दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करता था। तो 5 साल से वो आपसे चला गया हुआ यहाँ से? हाँ, उत्थे रहता, कभी कभी 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद सानू मिलने भी आ जाता।
अच्छा, इसके अलावा भी उसने इस तरह की वारदातें की हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह वो इस बेराह रवि पर गया है? जो बंदे उधर दे शेखूपुर दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ पेशा है। नहीं, डकैती की वारदात तो करता है, उसने साथ डकैती के साथ जो ज्यादती की है सानिया मोटरवे जो पता है ना ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ था। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਬਦ ਫੜੀਜਾ ਨਾ ਸਰ उदन सानू पता लगा आबिद। लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर आबिद ने ये वाकया किया है, मोटरवे वाला जो ज्यादती की है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए? हाँ, मैंने कहा मिलनी सजा, जो सजा हुकूमत देंदी जज देंदा है वो सानू कबूल। आबिद के वालिद का आपने सुना नाजरीन के वो उनका कहना है कि अगर उसने डकैती के साथ जो है वो ज्यादती भी किया खतून के साथ तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है और ये ना सिर्फ बाकी शहरियों के लिए भी एक पैगाम है कि वालदा भी यही कह रही हैं कि अगर उसने ये ज्यादती की है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम उनकी जुबानी आपको सुनाएं। मिलनी चाहिए जो इन्हें सजा देवे हुकूमत लेवे। हाँ जी, कबूल है, क्यों गुनहगार है अपना गुनाह चुके तो दूसरे न छड़ दें। साडा ये रिक्वेस्ट है कि साडे बच्चे दूसरे छड़ दें। साडे बच्चे क्यों हुण बाए ने, उन्होंने कसूर कोई नहीं, गरीब मजदूर ने क्यों बाए ने, किहड़ी वजह बाए ने। उन्होंने क्या साडे वादे कीते, सानू कुरान चुक के उन्होंने आख्या जी कि असीं जिसे बच्चा साडा पेश हुंदा गया साडे बच्चे बंदे छड़ दियां हुण किस वजह नहीं छुड़दे पे, पता भी लगे सानू। मुलजम गिरफ्तार हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, उसको होना भी चाहिए था, लेकिन जो असल हकायक हैं वो भी बताने चाहिए कि उसके वालिदैन ने जो है खुद जो है वो उसको बुलवा कर पुलिस की हिरासत में दिया है। आबद मली जो मरकजी मुलजम है उसको पुलिस ने अदालत में पेश करने के बाद जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने चीनी रिपोर्ट की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। चेयरमैन जावेद इकबाल के ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ, जिसमें शुगर कमीशन रिपोर्ट और मुबैना शुगर सब्सिडी स्कैंडल का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब ने महाना इजलास में मुश्तरका तहकीकाती टीम की इब्तिदाई रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। नैब एलामिया के मुताबिक चीनी रिपोर्ट की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम में इन्वेस्टिगेशन अफसरान, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और लीगल कंसल्टेंट शामिल थी। शुगर इंडस्ट्री के मामलात के बारे में तजुर्बा रखने वाले फ्रांसिक एक्सपर्ट भी टीम में शामिल है, जबकि चेयरमैन नैब ने SECP से शुगर कंपनीज की माली और ऑडिट रिपोर्ट्स भी हासिल करने का हुक्म दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब कराची पेश हो गए। 1 घंटा नैब दफ्तर में मौजूद रहे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब कराची पेश हुए। 4 रुकनी टीम ने मुख्तलिफ केसेस के बारे में सवाल किए। जराये के मुताबिक वजीर आला सिंध कुछ सवालों के जवाब ही दे पाए। नैब टीम ने वजीर आला मुराद अली शाह से रोशन सिंध प्रोग्राम, शुगर सब्सिडी केस और गंदम बहरान से मुतालिक पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ फैमिली के लिए एक और मुश्किल सामने आ गई। एहतसाब अदालत ने राबिया इमरान की इश्तिहारी कार्रवाई के इश्तिहारात आवेजा करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर शहबाज शरीफ की बेटी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जा रही है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फ्रॉड जालसाजी के मुकदमात में 222 मुतासरीन में 7 करोड़ 30 लाख रुपए की तकसीम कर दी। डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी ने 1 करोड़ का चेक चेयरमैन PARC के हवाले किया। नैब एलामिया के मुताबिक NTS फंड्स खुर्द-बुर्द केस में 1 करोड़ 87 लाख रुपए बरामद किए गए, जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने निहाल खान के खिलाफ रेफरेंस में 138 मुतासरीन में 1 करोड़ 47 लाख बरामद किए। DG नैब रावलपिंडी का कहना है कि फ्रॉड और धोखाधड़ी से लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से महरूम किया जाता है। इस्लामी कारोबार और नामों के जरिए सादा लो आवाम को धोखा दिया जाता है। जाली हाउसिंग सोसाइटी के जरिए धोखाधड़ी से लोगों को लूटा भी जा रहा है। तहरीके इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड पेश करने से भाग रही है। फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों सियासी जमातों के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी
नून लीग और पीपल्स पार्टी से रिकॉर्ड मांग रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। स्क्रूटनी कमेटी 5 नवंबर तक फैसला करे। बीआरटी को 25 अक्टूबर को बहाल किए जाने का इम्कान, आलात की तब्दीली और दीगर मसाइल के हल के बाद कंपनी ने बहाली की सिफारिश कर दी। तर्जुमान बीआरटी के मुताबिक बसों की वायरिंग को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। बीआरटी की बसें और इनके पुर्जाजात और वारंटी में है। बीआरटी बसों में आग लगने के वाकयात से मुतालिक चीनी कंपनी ने रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। रिपोर्ट में गैर मामूली बैरूनी हालात और कम गुंजाइश के कैपेसिटर्स को आग लगने की वजूहात करार दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्जा हरारत कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर भी जला दिया। कोरोना के बायस लगने वाला लॉकडाउन खत्म हुआ, कारोबारी मराकज भी खुल गए, मगर मौसीकी के आलात बनाने वालों पर मायूसी के बादल छाए हुए हैं। दुकानें बैरान हैं, गाहक का भी दूर दूर तक कोई निशान नहीं। देखते हैं लाहौर से शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। तबले की थाप, बांसुरी की मदर तान और दिलों में उतरने वाले साजो आवाज खामोशी की तस्वीर बने हुए हैं। मौसीकी के आलात से वाबस्ता अफराद ने कहा कि तकरीबात ना होने के बायस गाहक नहीं, जिसकी वजह से माशी परेशानी का सामना है। टकसाली बाजार कई दहाइयों से इस कारोबार से मुंसलिक लोगों का कहना है कि दुकानें तो खोले बैठे हैं, लेकिन कई रोज गाहक नहीं आते। कोरोना की वजह से ये कारोबार हमारे ठप हैं, बाकी सब कारोबार खुल गए हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए ये हमारे भी ये काम में ध्यान दे जरा। सब दुनिया के कारोबार खुल गए ने, साडा ब्याह शादियों का कारोबार ब्याह दे खुलणगे ते साडा कारोबार चलेगा। कोरोना की वजह करके हालात इस तरह के हो गए ने कि असी समझ लो कि कदी रोटी खा ली दी ते कदी नहीं खाई दी। कारोबार के हालात जब कोरोना लगा तो बहुत हालात खराब हुए ने। हुण आके थोड़ा बहुत कुछ शुरू होया चलन दा। कई हफ्तों की मेहनत से आलात मौसीकी तैयार करने वाले कारीगर परेशानी का शिकार हैं और कहते हैं कि पहले लॉकडाउन ने काम मुतासर किया, अब तकरीबात ना होने की वजह से खरीदार नहीं मिलते। इस शोबे से मुंसलिक अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि म्यूजिक इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए हुकूमती सरपरस्ती में इकदाम किए जाएं। बाज़ार हुसन के उजरा, तबले की थाप और हारमोनियम के सुरों ने खामोशी इख्तियार कर ली। कोरोना ने वार किया तो इन म्यूजिक आलात बनाने वाले कारीगरों के कारोबार तबाह होकर रह गए, जबकि यहाँ की डांस अकेडमियों को भी ताले लग गए। कैमरामैन नईम अहमद और अबू बकर के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,601 हो गई। मजीद 615 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,20,463 हो गए, जबकि 3,05,000 मरीज सेहतयाब और ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 8,782 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 8 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,270, सिंध में 2,562, खैबर पख्तूनख्वा में 1,264, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 90, आज़ाद कश्मीर में 46 और इस्लामाबाद में 189 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 615 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,01,014, सिंध में 1,40,756, खैबर पख्तूनख्वा में 38,428, बलूचिस्तान में 15,577 और इस्लामाबाद में 526, आज़ाद कश्मीर में 3,198 मरीज हो चुके। मजीद दुनिया भर से आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,92,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,85,00,000 हो गई। 2,90,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूसी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के वार जारी हैं।
अमेरिका में 2,21,000, ब्राजील में 1,51,000, मेक्सिको में 84,420, रूस में 30,205, भारत में 1,11,000, तुर्की में 8,957, ईरान में 29,070, अफगानिस्तान में 1,480 और सऊदी अरब में 5,087 अमवात हो चुकी हैं। और अब टुडे इंटरनेशनल। चीन के सदर ने अपनी फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुमकिन जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मेरीन कोर से खिताब में फौज को हाई अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए कहा कि दुश्मन के मुमकिन वार के मुंह तोड़ जवाब के लिए खुद को तैयार रखें। सदर शी जिनपिंग फौजी कैंप का दौरा उस वक्त हुआ जब चीन और अमेरिका के मबैन कई दिहाइयों के दौरान ताइवान और कोरोना वायरस वबाई अमूर में इख्तलाफात के बाद तनाव अपने अरूज पर है और वाशिंगटन बीजिंग के मबैन तनाव में इजाफा हो रहा है। दूसरी जंग अजीम का सबसे बड़ा बम शिमाल मगरबी पोलैंड में समंदर के अंदर फट गया। पोलैंड के इलाके पास्ट कैनाल से 5400 किलोग्राम बसनी बम मिला। बम 2400 किलोग्राम धमाका खैज मवाद से भरा था। बम मिलने के बाद इलाके को खाली करा लिया गया। टॉल बॉय नामी बम को नेवी के गोताखोरों ने नाकारा बनाने की कोशिश की। उसी दौरान बम फट गया। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टॉल बॉय बम 1945 में जर्मन पर हमले के दौरान बर्तानिया की रॉयल एयरफोर्स ने गिराया था। तुर्की में गैर मयारी शराब के इस्तेमाल से एक हफ्ते में 44 अफराद हलाक हो गए। तुर्की के 8 सूबों में गैर मयारी शराब के इस्तेमाल से एक हफ्ते के दौरान 40 अफराद हलाक जबकि 30 को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। गैर मयारी शराब से हलाकतों का पहला वाकया 9 अक्टूबर को सूबे असमर में पेश आया, जहां 18 अफराद हलाक हो गए। तुर्क पुलिस ने गैर कानूनी शराब तैयार और फरोख्त करने के इल्जाम में 58 अफराद को गिरफ्तार करके 20 टन गैर मयारी शराब भी कब्जे में ले ली है। अफगान फजाइया के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा कर तबाह हो गए। 15 अफराद हलाक हो गए। अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद में फजाइया के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा कर तबाह हो गए। हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर कमांडोज को उतारने के बाद जख्मियों को वापस ले जा रहे थे। हिलमंद इंतजामिया ने हादसे की तस्दीक कर दी। अब खबरें खेल के मैदान से। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ने चीफ सिलेक्टर के इजाफी ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाह उल हक का कहना था कि उनके लिए बतौर चीफ सिलेक्टर काम करना मुश्किल हो रहा था। क्रिकेट बोर्ड के फैसले से आगाह कर दिया है। ओहदा छोड़ने की वजह चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी या वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात नहीं बल्कि ये जाती फैसला है। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने आया हूँ कि मैंने जो चीफ सेक्रेटरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताऊँ। ना इसका जो मेनली मकसद है वो ये है कि मैं आगे जो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल अगले 2 सालों में 10 मेजर हमारी कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, और मेनली उसमें कुछ टूर्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादातर हम पाकिस्तान से बाहर रहेंगे। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एज ए चीफ सेलेक्टर काम करना और डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने बोर्ड से बात की और उनको कहा कि मेरे ख्याल में
जैसे कि हमारा इनिशियली जब मैं आया था तो उस टाइम बात हुई थी कि ये ड्यूअल रोल उस टाइम मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि ये आप करें, तो उस वक्त मैंने इसको कहा कि ठीक है, आई विल डू दैट, बट एट द सेम टाइम उस टाइम पे हमारी आपसी में जो बात हुई तो यही हुई थी कि कहीं भी अगर मुझे लगेगा कि अब मेरे लिए टाइम देना दोनों के लिए मुश्किल है, तो ये एक क्रिकेट बोर्ड की अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दी कि उस वक्त आप बात करें और इसको अगर आप छोड़ना चाहें। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।